आज बात करेंगे हम लोग एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग के बारे में। एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग, जो ड्रग ट्यूबरक्लोसिस की केमोथेरेपी में यूज होता है, उसमें हम स्पेशली सबसे पहले बात करेंगे आइसोनियाजाइड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसके एडवर्स इफेक्ट को। तो आइए देखते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में सबसे पहले आता है, अगर हम बात करें तो ये सेरपी आएगा। सेरपी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन आएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके बाद से इथेम्ब्यूटॉल आएगा, इथेम्ब्यूटॉल। और फिर आर से क्या आएगा, रिफाम्पिसिन। और पी और आई से, पी से है पैराजिनामाइड, और आई से है आइसोनियाजाइड। अब इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो फर्स्ट लाइन हमारा जो ड्रग है, हम आपको बताए हैं कि ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, ये एंटी ट्यूबरकुलर में फर्स्ट लाइन ड्रग है। तो ये एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स होते हैं, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट काम करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट काम करता है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में एक खास बात होती है, जो होती है माइकोलिक एसिड। क्या नाम है इसका, माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड में पाया जाता है। ये एक टाइप का फैटी एसिड होता है, अब ये इसलिए इसको यूनिक बनाता है। अब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसम ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इसका एक और स्पीसीज कई सारे होते हैं, इसमें एक और भी स्पीसीज है जो इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव पीजी एग्जाम्स वगैरह में पूछता है, मेडिकल में, फार्मेसी में। इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। ये एड्स पेशेंट्स में इसको देखा जाता है। एड्स पेट एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स पेशेंट में इस तरह की ट्यूबरकुलोसिस का वो देखा गया है। तो सबसे पहले अगर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की अगर हम बात करेंगे, और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में जो एंटी ट्यूबरकुलर आता है, तो एंटी ट्यूबरकुलर में जो केमोथेरेपी है, जो आपके सिलेबस में है, इसमें सबसे पहले आइसोनियाजाइड के साथ साथ हम बात करेंगे क्या क्या इसमें नया चीज आज हम जानेंगे। सबसे तो पहले हम जानेंगे कि डॉट्स क्या है, डॉट्स के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद से हम लोग एमडीटी के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद से हम लोग जानेंगे एमडीआर बराबर क्या होता है। फिर एमडीआर से फिर एक्सडीआर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर आरएनटीसीपी के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद से एसीटाइलेटर के बारे में जानेंगे। ये स्लो एक है और एक फास्ट है, एक स्लो एसिटाइलेटर और एक फास्ट एसिटाइलेटर। मैकेनिज्म मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के बारे में हम जानेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है डॉट्स। क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जर्विंग ट्रीटमेंट शार्ट कोर्स है। और एमडीटी क्या है, ये मल्टी ड्रग थेरेपी है। ये है डायरेक्ट ऑब्जर्विंग ट्रीटमेंट शार्ट कोर्स है, ये ट्रीटमेंट शार्ट कोर्स है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है। एमडीआर और एक्सडीआर का फुल फॉर्म है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, और एक है एक्सटेंसिवली, क्या नाम है, एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। तो ये हो गया। आरएनटीसीपी है, ये जो है पहले, इसके पहले आता था नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। अब इसी को चेंज करके आईसीएमआर जो है, इसको चेंज करके रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। हमने कुछ ज्यादा नहीं बताया आपको। डॉट्स जो है हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये ट्यूबरकुलोसिस के केमोथेरेपी के लिए एक ऑब्जर्विंग जो है वो है जो इसको मॉनिटर करता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्विंग ट्रीटमेंट शार्ट कोर्स। वो छोटा शार्ट कोर्स होता है, जब पूरा केमोथेरेपी पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे उसमें आएगा। और एक है मल्टी ड्रग थेरेपी, इसमें पूरे कॉम्बिनेशंस में ड्रग्स आते हैं। जैसे ये फर्स्ट लाइन के ड्रग आते ही आते हैं, जो मैं आपको नोट्स में भी दिया हूं। फिर ये रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम इसमें आती है, इसी के लिए हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस और एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस।
और ये पहले नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था, आईसीएमआर ने इसको बाद में चेंज करके रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कर दिया। जो इसमें हम लोग बीसीजी के भी बारे में जानेंगे, बेसिलस कालमेटिगोरियन, मतलब ये सब इससे रिलेटेड है, एंटी ट्यूबरकुलस से रिलेटेड है। अब एसिटाइलेटर और फास्ट एसिटाइलेटर और मैं इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। चलिए, आइसोनियाजाइड बेसिकली आइसोनिकोटिनिक हाइड्राजाइड है, आइसोनिकोटिनिक हाइड्राजाइड है, लाइट जला दीजिए, आइसोनिकोटिनिक हाइड्राजाइड है, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड है। अब इस आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड में क्या है, कैसे इसका फार्मूला है, तो आइसोनिकोटिनिक एसिड में आइए देखिए, ये ऐसे रहेगा और यहाँ पे ये होता है CO और यहाँ पे होता है NH एंड देन होता है NH2। ये है आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। अब ये आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका अगर हम बात करें तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक एंजाइम होता है जो माइकोबैक्टीरिया में पाया जाता है, कैटालेज परऑक्सीडेज, क्या नाम है इसका, कैटालेज परऑक्सीडेज। अभी हमने ज्यादा कुछ नहीं बात किया, हम ट्यूबरक्लोसिस की केमोथेरेपी में बात कर रहे हैं, ये हमारा हाईलाइट पॉइंट रहेगा। अब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसम से होता है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और इसलिए इसमें चूंकि माइकोलिक एसिड पाया जाता है, इसलिए इसके नाम से हम लोग माइकोलिक एसिड के नाम से माइकोबैक्टीरिया बोलते हैं। और इसमें जो ड्रग यूज होता है इसको मारने के लिए, इसलिए इस ड्रग का पूरा नाम हो जाता है एंटी माइकोबैक्टीरियल। तो एंटी माइकोबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल में अंतर समझिए, एंटी माइक्रोबियल मतलब वो सब में यूज होगा, और एंटी माइकोबैक्टीरियल माइकोलिक एसिड जो इसमें पाया जाता है, इट इज ए टाइप ऑफ फैटी एसिड। तो ये इसको इस तरीके के माइकोबैक्टीरियम को मारने वाले केमोथेरेपी में हम उसको बोल देंगे एंटी माइकोबैक्टीरियल, ठीक है, एंटी माइकोबैक्टीरियल। अब इसमें बैक्टीरिया में, माइकोबैक्टीरिया में एक स्पेशल टाइप का स्पेशलाइज्ड एंजाइम पाया जाता है, कैटालेज परऑक्सीडेज। ये कैटालेज परऑक्सीडेज, जैसे हम लोग आइसोनियाजाइड लेते हैं, यही आइसोनियाजाइड ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। क्या किस फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में बदलता है। इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में बदलने के लिए ये बैक्टीरिया समझता है, अपना टेम्पलेट इसको समझता है, ये फैटी एसिड के सिंथेसिस में ये यूज होने के लिए ये यूज होता है, क्योंकि ये इसी से, ये फैटी एसिड से बाइंड करने के लिए आइसोनियाजाइड जो है बहुत सेंसिटिव होता है, और आइसोनियाजाइड ज्यादा सेंसिटिव होता है तो उसको माइकोलिक एसिड से स्टिक कर देता है, और जैसे स्टिक करता है तो उसके में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसम में एक एंजाइम होता है कैटालेज परऑक्सीडेज। ये कैटालेज परऑक्सीडेज क्या करता है, इनएक्टिव आइसोनियाजाइड को एक्टिव आइसोनियाजाइड में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे ये एक्टिव आइसोनियाजाइड में कन्वर्ट होता है तो ये माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को रोक देता है। और माइकोलिक एसिड इज द एसेंशियल फैटी एसिड, यहाँ पे एसेंशियल फैक्टर है किसके लिए, माइकोबैक्टीरिया के लिए। ये इसको अवेलेबल नहीं हो पाता है और यहाँ पे ये मर जाता है, इसको साइडर हम लोग बोलेंगे। तो ये होगा एंटी ट्यूबरकुलोसाइडल, ये ड्रग जो होगा एंटी ट्यूबरकुलोसाइडल होगा, ये जो ड्रग होगा एंटी ट्यूबरकुलोसाइडल होगा। अब इसमें एक और भी क्वेश्चन आता है कि एसिटाइलेटर की बात हम यहाँ पे किए हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो एसिटाइलेटर की बात किए थे, एसिटाइलेटर्स। अब इसमें अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की हम बात करें, अभी हम बात कर रहे थे कि ट्यूबरकुलोसिस की केमोथेरेपी में फर्स्ट लाइन ड्रग की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग में हम आइसोनियाजाइड के बारे में बात कर रहे हैं, और आइसोनियाजाइड के पहले हमने काफी सारी चीजों पे बात किया। आइसोनियाजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख रहे हैं कि एक कैटालेज परऑक्सीडेज एंजाइम होता है माइकोबैक्टीरिया में। ये कैटालेज परऑक्सीडेज क्या करता है, इनएक्टिव आइसोनियाजाइड को एक्टिव आइसोनियाजाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये INH, इसको हम लोग बार बार लिखते हैं, INH मतलब आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम इसकी बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल की। तो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल में देखिए दो तरीके का है, एक स्लो एसिटाइलेटर्स है और एक इसमें फास्ट एसिटाइलेटर्स है। एक है स्लो एसिटाइलेटर और एक है फास्ट एसिटाइलेटर, स्लो एसिटाइलेटर और फास्ट एसिटाइलेटर। तो जो स्लो एसिटाइलेटर, कुछ इंडियंस जो होते हैं, कुछ इंडियंस इसके लिए स्लो एसिटाइलेटर होते हैं और कुछ इंडियंस जो है इसके लिए फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं। अब जो स्लो फास्ट एसिटाइलेटर होते हैं, जैसे 30 to 60%, अगर 30 to 40% की अगर हम बात करें तो ये फास्ट होते हैं, और अगर इसके कंपेरिजन में 70% जो अगर हम ले लें, 60 to 70% जो होते हैं वो स्लो होते हैं। तो जो स्लो एसिटाइलेटर होते हैं, एसिटाइल ग्रुप इसमें
डालते हैं उसमें इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। जो स्लो रहेगा उसमें इसका 3 आवर्स रहेगा, और जो फास्ट रहेगा उसमें इसका जो वो रहेगा वो 1 आवर्स रहेगा, वो 1 आवर्स रहेगा। हमने कुछ नया बात नहीं किया। कैटालेज पर ऑक्सीडेज की बात कर लिए थे। अब कैटालेज पर ऑक्सीडेज के बाद हम इसको फार्माकोकाइनेटिक की बात कर रहे हैं। और फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल में कुछ एसिटाइलेटर्स होते हैं जो फार्माकोकाइनेटिक इसको अवेलेबल कराते हैं। फार्माकोकाइनेटिक अवेलेबिलिटी की बात अगर हम करें तो हम लोगों में एसिटाइलेशन में जो 2 फेजेज होता है किसी ड्रग को रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए, तो एक होता है फेज 1 रिएक्शन और एक होता है फेज 2 रिएक्शन। इस फेज के रिएक्शंस में जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल होता है तो उसमें एसिटाइलेशन होता है। अब हम लोगों में इंडियंस में कुछ स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं और कुछ फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं। तो जो स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं उसमें जाहिर सी बात है उसका जो टी हाफ जो होगा उसमें थोड़ा ज्यादा रहेगा, वो 3 आवर तक रहेगा। और जो फास्ट रहेंगे बहुत जल्दी जल्दी एसिटाइलेट करेंगे उनका जो टी हाफ जो रहेगा उनका जो रहेगा वो 1 आवर्स रहेगा। अब ये फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की इसकी बात हो गई। अब इसमें एक और बात आ रहा है रेसिस्टेंस की, जो यहां पे हम बताएं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस में एमडीआर और एक्सडीआर, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस और एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। अब इसमें जो मेन रेसिस्टेंट करने का जो आता है, रेसिस्टेंस करने का जो प्रॉब्लम आता है इसमें इसलिए आता है ये कैटालेज परऑक्सीडेज जो एंजाइम है कैटालेज परऑक्सीडेज, इसी कैटालेज परऑक्सीडेज एंजाइम में एक ये जीन होता है INHA जीन होता है। इस जीन से ही ये कैटालेज परऑक्सीडेज, अब जीन क्या है, जीन क्या है डीएनए है, और डीएनए क्या है आरएनए है, और आरएनए क्या है प्रोटीन है, और प्रोटीन से क्या बनता है फिर एंजाइम बनता है। इसी एंजाइम से इसी आइसोनियाजाइड ए जो जीन है इसका उसी से एक कैटालेज परऑक्सीडेज बनाता है। बाद में क्या करता है इस जीन में चेंजिंग कर लेगा। जब इस जीन में चेंजिंग करेगा मतलब डीएनए में चेंजिंग करेगा तो फिर आरएनए में चेंजिंग हो जाएगा। जब आरएनए में चेंजिंग हो जाए तो फिर प्रोटीन में चेंजिंग हो जाएगा, और फिर एंजाइम की जो बाइंडिंग इससे होगा उसमें चेंजिंग हो जाएगा, और धीरे धीरे जो आइसोनियाजाइड है वो आइसोनियाजाइड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसम के अगेंस्ट रेसिस्टेंट कर जाएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसम के अगेंस्ट रेसिस्टेंट कर जाएगा। तो इसको हम लोग ध्यान कर दें कि मतलब ये रेसिस्टेंट करने का जो इसके साथ आता है चीज वो इसके कैटालेज परऑक्सीडेज में चेंज करने से आता है। जब कैटालेज परऑक्सीडेज चेंज हो जाएगा बेटा, जब कैटालेज परऑक्सीडेज जब इसके साथ चेंज हो जाएगा तो क्या करेगा, हरदप्पी इनएक्टिव फॉर्म में आइसोनियाजाइड रहेगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा वो इनएक्टिव हो जाएगा आइसोनियाजाइड। इसका मतलब क्या हुआ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसम आइसोनियाजाइड के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंट हो जाएगा। अब एक और इस पे बात कर लेते हैं। आइसोनियाजाइड की एक और बात आती है कि शुरू में जो ड्रग एक है, जो ये ड्रग है आइसोनियाजाइड, एक और ड्रग है आइप्रोनियाजाइड, ये हाइड्राजाइड ग्रुप के ड्रग्स हैं। क्या है, हाइड्राजाइड ग्रुप के ड्रग है। ये बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस के लिए शुरू में यूज हुआ था, लेकिन ऐसे बाद में देखा गया कि जो ये आइसोनियाजाइड ड्रग है ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को रोकता है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को रोकता है। तो आप लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़े पिछले सेमेस्टर में कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को जो रोकता है, जैसे सिलेजिलिन है या कोरेजाइलिन है या मक्लोबामाइड है, इस तरह कई सारे ड्रग्स हैं जो सेलेक्टिव मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी। अगर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को आइसोनियाजाइड रोकेगा तो जाहिर सी बात है रीअपटेक इनहिबिटर का काम करेगा। इसलिए क्या होगा, ये मूड का जो है मूड जिसमें स्टेबलाइज होगा, और ये एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेसेंट एक्शन देगा। इससे मूड जो है ये हम लोगों को अच्छा हो जाएगा, यूफोरिक टाइप का प्लीजेंट फीलिंग आएगा, इससे प्लीजेंट फीलिंग आएगा। तो इतनी बातें हो गई कि आइसोनियाजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैटालेज परऑक्सीडेज के थ्रू होता है। फिर इसके बाद से इसकी बात हुई कि फार्माकोकाइनेटिक्स में स्लो होता है, फास्ट होता है, इसके चलते जो इसका टी हाफ है ये घटता बढ़ता है। फिर इसके बाद हुई कि रेसिस्टेंस की कैसे बात होती है, कि इसमें जो कैटालेज परऑक्सीडेज एंजाइम होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसम INHA जीन के तहत ये अपने को बनाता है, डीएनए आरएनए प्रोटीन। अब इसी जीन में ये चेंज कर लेता है तो जो कैटालेज परऑक्सीडेज का जो बाइंडिंग है और बनने की जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है, और इसके अगेंस्ट आइसोनियाजाइड इससे रेसिस्टेंट कर जाता है, जिससे एक्टिव फॉर्म से ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं होता। अब दूसरा इसकी बात हम कर रहे थे कि ये आइसोनियाजाइड मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को रोकता है, जिससे जो आदमी ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट लेगा उसका मूड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ने की बात नहीं है, मूड उसका स्टेबलाइज होगा, यूफोरिक फीलिंग होगा, एंटी डिप्रेसेंट एक्शन भी उसमें देगा। इसलिए एंटी डिप्रेसेंट में भी इसको कई जगह भी ट्रायल चल रहा है। अब आते हैं इसकी एडवर्स इफेक्ट की बात, इसकी एडवर्स इफेक्ट। अब इसकी एडवर्स इफेक्ट की अगर हम विशेष बात करें तो इसका एडवर्स इफेक्ट में सबसे बड़ी जो बात आती है, प्रॉब्लम आती है, वो आती है न्यूरोटॉक्सिसिटी। क्या आती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिसिटी भी आती है, हिपेटोटॉक्सिसिटी भी आती है, हिपेटाइटिस भी करता है,
टाइटिस भी करता है। कौन कौन सा? न्यूरोटॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी और ये हिपेटाइटिस। न्यूरोटॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी और हिपेटाइटिस। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब हिपेटाइटिस में अगर हम बात करें इसकी, अगर हम हिपेटाइटिस की और इसकी न्यूरोटॉक्सिसिटी की बात करें तो आइसोनियाजाइड का जो स्ट्रक्चर होता है, जो आइसोनियाजाइड का स्ट्रक्चर होता है, ये सेम स्ट्रक्चर विटामिन B6 से मिलता है। आइसोनियाजाइड इज अ वेरी गुड टेम्पलेट सबस्ट्रेट फॉर द विटामिन B6। मतलब जो आदमी आइसोनियाजाइड लेगा उसके बॉडी में विटामिन B6 की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है और इसका स्ट्रक्चर है ये सेम मिलता जुलता है। अब मिलता जुलता है इसलिए इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसको हम देख लेते हैं कैसे होता है। आइसोनियाजाइड का स्ट्रक्चर है ऐसे, अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो आइसोनियाजाइड का ये स्ट्रक्चर, ये आपको मैं ऐसे बना रहा हूँ कि आइसोनियाजाइड की ये स्ट्रक्चर है। ये आपका CO हो जाएगा और यहाँ पे NH हो जाएगा और यहाँ पे NH2 हो जाएगा। और जो पारिडॉक्सिन की अगर हम बात करें तो पारिडॉक्सिन में यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और ये देखिए पारिडॉक्सिन की जो अगर हम बात करें तो ये N होगा, यहाँ पे OH रहता है, सॉरी यहाँ पे CH3 रहता है, यहाँ पे CH3 रहता है और यहाँ पे हम बात करेंगे तो CH2OH रहता है और यहाँ पर भी आपका CH2OH रहता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2OH हो जाएगा, COH यहाँ पे आ जाएगा और CH2OH यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली CH2 की जगह पे यहाँ पे CH2 यहाँ पे मत लिखिए, यहाँ पे सीधे सीधे OH लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए OH, यहाँ पे N CH3 CH2। तो ये पारिडॉक्सिन है, ये पारिडॉक्सिन है, पारिडॉक्सिन है। ज्यादातर बुक में आप देखेंगे तो सीधे सीधे ये दिखाया है और ये दिखाया है, इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। अब देखिए क्या होता है, मैं बात कर रहा था कैसे इसकी टॉक्सिसिटी होती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी कैसे करता है। ये स्ट्रक्चर देखिए और ये दोनों आइसोनिकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव है, आइसोनिकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव पारिडॉक्सिन और आइसोनियाजाइड जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग फर्स्ट लाइन ड्रग है। अब इसमें क्या होगा, ये जो है ये NH2 है, ये NH2 ये आइसोनियाजाइड में यहाँ पे पूरा फार्मूला जो आपको बताया था। तो अब देखिए ये H2 से ये यहाँ पे इसको ये बाइंड कर लेगा, तो बाइंड कर लेगा तो ये यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये बना लेगा आइसोनियाजाइड, यहाँ पे ये बना लेगा आइसोनियाजाइड, यहाँ पे NH रहेगा और यहाँ पे N रहेगा। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, क्योंकि दो बैलेंस यहाँ खाली हो रही है और 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो 2 बैलेंस यहाँ पे खाली, तो 2 रह जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे CH के जगह पे CH आप कर दीजिए और फिर आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे ये लगा दीजिए, यहाँ पे CH3 लगा दीजिए, यहाँ पे OH लगा दीजिए और यहाँ पे गोला बना करके फिर आप यहाँ पे CH2OH लगा सकते हैं, CH2OH लगा देंगे। जब यहाँ पे जब CH2OH आप लगाएंगे तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आइसोनियाजाइड, आइसोनियाजाइड पारिडॉक्सॉल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन ये बनाता है, ये प्रोडक्ट बनाता है। मतलब न्यूरोटॉक्सिसिटी क्यों होता है, तो न्यूरोटॉक्सिसिटी इसलिए होता है कि आइसोनियाजाइड आइसोनिकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव है और पारिडॉक्सिन भी आइसोनिकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव है। तो दोनों में यहाँ पे ये वाटर ये इससे कंपीट करता है, इसके सबस्ट्रेट है कंपीट करता है और हम लोगों के बॉडी में विटामिन B6 का ये डिप्लीशन कर देता है। जब विटामिन B6 का जब डिप्लीशन कर देगा तो क्या होगा, यहां से ये बना लेगा आइसोनियाजाइड पारिडॉक्सोल हाइड्राजोन। अब इसके चलते विटामिन B6 की हम लोग बॉडी में कमी हो जाएगी। इसलिए कभी भी आइसोनियाजाइड के साथ कोई भी डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है तो इसमें विटामिन B6 बाहर से देता है, पारिडॉक्सिन बाहर से देता है। एक जगह और भी मैं आपको बताया था कि ये डॉक्सिलामिन जब मैं आपको एंटीइमेटिक ड्रग पढ़ा रहा था तो डॉक्सिलामिन सक्सिनेट के साथ भी विटामिन B6 को हम लोग देते हैं। तो ये आपका एक आ गया, ये आपका एक आ गया कि आइसोनियाजाइड क्यों जो है ये टॉक्सिसिटी करता है। एक और भी बात थोड़ा सा देख लेते हैं, एक और भी इसके साथ प्रॉब्लम आता है। अगर आइसोनियाजाइड को अगर हम ज्यादा डोज पे लें तो सेरिब्रल एक्साइटेबिलिटी भी होती है, सेरेब्रल जो है एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर ज्यादा डोज में सेरेब्रल एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगा, एटाक्सिया भी हो जाएगा, एटाक्सिया और मस्कुलर वीकनेस भी होगा, मस्कुलर वीकनेस भी होगा, अस्थीनिया हो जाएगा, अस्थीनिया मतलब परस्थेनिया में तुम जानते हो ना, पर एनेस्थेसिया जैसे एनेस्थेसिया मतलब आपको जो है आपके मसल्स में वीकनेस टाइप का फीलिंग होगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब ये जो विटामिन B6 है, ये जो विटामिन B6 है, ये विटामिन B6 कई फॉर्म में विटामिन B6 की अगर हम बात करें तो विटामिन B6 जो है फिर यहाँ पे विटामिन B6 यहाँ पे अगर बात करें तो ग्लूटामिक एसिड से गामा अमीनो ब्यूचारिक एसिड बनने में यहाँ पे भी फिर विटामिन B6 का
को फैक्टर का काम आता है। किसका फैक्टर का काम आता है? को फैक्टर का काम आता है, मतलब ग्लूटामिक एसिड से गाबा। तो जब हम आइसोनियाजाइड हाई डोज मिलेंगे तो वो एक तरफ तो इसको डिप्लीट कर रहा है, आइसोनियाजाइड के साथ आइसोनियाजाइड पारिडॉक्सोल हाइड्रोजन बना रहा है, मतलब आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड पारिडॉक्सोल हाइड्राजोन बना रहा है, और जिससे विटामिन B6 हम लोगों के बॉडी में कमी हो जाएगा। जब विटामिन B6 कम हो जाएगा तो इससे चलते हम लोगों के जो है वो न्यूरोटॉक्सिसिटी आएगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा। क्या होगा? पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा, जिसको न्यूरोटॉक्सिसिटी हम लोग बोल सकते हैं। दूसरी बात, ये विटामिन B6 केवल आइसोनियाजाइड से यहीं पे लिमिटेड नहीं है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी या न्यूरोटॉक्सिसिटी करेगा। ये विटामिन B6 जो है, और अगर हम हाई डोज में लेंगे, हमारी बॉडी में ही तो ड्रग चल रहा है, तो यहाँ पे एक एडवर्स इफेक्ट ये दिखा रहा है। अब ये एडवर्स इफेक्ट एक जगह और देख लेते हैं। अगर आइसोनियाजाइड हाई डोज में होगा तो जो हम लोग के बॉडी में बार बार गाबा बनता है, और गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड आपके बारे में पता होगा कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यही क्लोराइड चैनल को ओपन करता है। क्या करता है? क्लोराइड चैनल को ओपन करता है, जिससे हाइपरपोलराइजेशन होता है। बार बार आप सीडेटिव्स पढ़ते हैं, बहुत सारे सीडेटिव्स पढ़ते हैं, हिप्टोनिक्स पढ़ते हैं, तो बार बार आप बोलते हैं गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन, बोलते हैं गाबा फैसिलिटेटरी, वही गामा अमीनो ब्यूटारिक, ये गामा अमीनो तो फैसिलिटेटरी एक्शन देता है। कौन सा देता है? फैसिलिटेटरी एक्शन देता है। कौन सा एक्शन देता है बेटा? गाबा फैसिलिटेटरी। तो अगर गाबा कम बनेगा, तो गाबा जब कम बनेगा तो इसके चलते क्या होगा? सेरेब्रल एक्साइटेबिलिटी बढ़ेगा, इसके चलते एटैक्सिया होगा, बार बार मसल्स में एटैक्सिया आप पढ़े होंगे वो आपका सीडेटिव्स में, जब आपको बाइकोकुलिन के बारे में या फ्लोमाजिनिल के बारे में या क्लोरोडाइजोपॉक्साइड के बारे में या फिनोबार्बिटॉल के बारे में, ये सब जितने भी ड्रग्स हैं इसके बारे में जब आपने पढ़ा, फिर मस्कुलर वीकनेस भी होगा, एस्थेनिक भी फीलिंग होगी। अब कैसे होगा? कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, ये है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड में आपको बताया था पिछले सल्फोनामाइड के सिंथेसिस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये COOH था, यहाँ पे C था, और यहाँ पे H था, और यहाँ पे NH2 था। याद करिए जो पापा से जुड़ जा रहा था। अब यहाँ पे CH2 था, फिर CH2 था, और फिर COOH था, यही था ना। अब इसमें देखिए यहाँ पे विटामिन B6, एक्चुअली में विटामिन B6 के प्रेजेंस में नहीं होता है, सीधे सीधे आप जानिए 5 पारिडॉक्सोल फास्फेट के प्रेजेंस में होता है, पारिडॉक्सोल फास्फेट के प्रेजेंस में होता है। इसको भी हम आपको बता देंगे कि 5 पारिडॉक्सोल फास्फेट कैसे बनता है। अभी इसको आप याद करके रखिएगा, अभी इसको भी हम बता देंगे। मतलब ये कोफैक्टर है इसके आइसोनियाजाइड के साथ, अदर देन ये ग्लूटामिक एसिड से गाबा के कन्वर्ट होने में भी। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका ग्लूटामिक एसिड हो गया। अब यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन। जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जब यहाँ पे जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा, ये गाबा यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, है मतलब ग्लूटामिक एसिड से गाबा बनने में। तो क्या होगा? जब यहाँ से COOH निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा, CH यही होगा ना, CH हो जाएगा, और यहाँ पे NH है तो यहाँ पे NH2 का अब यहाँ पे आ जाएगा CH, ये आपका हो जाएगा CH2 NH2, फिर इसके बाद से CH2, फिर CH2, और फिर इसके बाद से COOH बचेगा। तो अगर हम बात करें तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा गामा। तो अगर हम बात करें इधर से तो अल्फा बीटा गामा, तो बीटा पे अमीनो आ रहा है, गामा पे अमीनो आ रहा है, तो हो जाएगा गामा अमीनो, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। क्यों होगा ब्यूटारिक? क्यों होगा? अल्फा बीटा गामा से हो गया। अब ब्यूटारिक क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 पे ब्यूट होता है, 4 पे क्या होता है? ब्यूट होता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। इसका पूरा नाम हो जाएगा गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। अब ये जैसे विटामिन B6 की कमी हो जाएगा तो ये कोफैक्टर है इसके लिए, डीकार्बोक्सिलेज के लिए। अभी डीकार्बोक्सिलेशन होगा नहीं, जिससे ग्लूटामिक एसिड गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। जब गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड नहीं बनेगा तो ये क्या है? ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर काम नहीं करेगा, जिससे हाइपरपोलराइज नहीं होगा। हाइपरपोलराइज नहीं होगा तो जो क्लोराइड चैनल खुलता है, और आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में भी पढ़े होंगे, या आप गाबा फैसिलिटेटरी, गाबार्जिक रिसेप्टर भी पढ़े होंगे, इम्यूनोस्टाल्बिन भी पढ़े होंगे, कार्बामेजिपिन भी पढ़े होंगे, फिनोटोइन भी पढ़े होंगे, इसके साथ साथ और भी बिगाबैक्ट्रीन भी पढ़े होंगे। तो इसके साथ एक क्लोराइड चैनल, जितने भी सिडेटिव हिप्नोटिक्स होते हैं इसी के थ्रू काम करते हैं। तो ये आपको मैं ध्यान से बता दिया। अब एक चीज आपको और थोड़ा सा बताना वहां पे जरूरी लग रहा है, कि जो आप बार बार कह रहे थे कि सर ये कैसे कैसे होता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये देखिए, ये है पारिडॉक्सोल, ये क्या है? पारिडॉक्सोल, ये है पारिडॉक्सिन। ये हम बात करें तो पारिडॉक्सिन है। पारिडॉक्सिन में यहाँ पे CH3 रहता है, यहाँ पे OH रहता है, और यहाँ पे CH2 रहता है, और यहाँ पे OH रहता है,
और यहाँ पे CH2 और फिर यहाँ पे OH, ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है। अब इस पाइरिडॉक्सिन, जो पाइरिडॉक्सिन है ये पाइरिडॉक्सामीन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? पाइरिडॉक्सामीन में। ये सारी चीजें ऐसे ही रहती हैं, ये भी ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, बस यहाँ पे ये लग जाएगा NH2। क्या लग जाएगा? CH2 NH2, और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और ये यहाँ पे CH3 हमने लिख दिया, और यहाँ पे हमने OH लिख दिया, और फिर हमने CH2 OH लिख दिया। ये कन्वर्ट होता है, ये किसमें कन्वर्ट होता रहता है? यहाँ पे प्लस फॉर्म है, फिर यहाँ पे हम H लिख देंगे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पारिडॉक्सामीन। यहाँ पे अमीन है तो बाद में लिख दिया पारिडॉक्सिन जो है, पारिडॉक्सिन जो पारिडॉक्सामीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पारिडॉक्सामीन फिर कन्वर्ट हो जाता है क्या में? पारिडॉक्सॉल में। पारिडॉक्सॉल कैसे हो जाता है? यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे C हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये देखिए ये H रहेगा, और यहाँ पे फिर देखिए H रहेगा, फिर यहाँ पे CH3 रहेगा, ये प्लस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे हम ऐसे दिखा देंगे, नीचे हाइड्रोजन भी दिखा देंगे, और यहाँ पे ये CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर OH हो जाएगा, और फिर यहाँ पे CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर OH हो जाएगा। अब फिर कन्वर्ट हो जाता है, जो आपको मैं बार बार बता रहा था कि दोनों में देखिए आइसोनियाजाइड के साथ या इसके साथ, ये दोनों में हमने ऐसे दिखा दिया है, तो दोनों से रिएक्शन होता है तो 5 पाइरिडॉक्सोल फास्फेट से होता है। किससे होता है? 5 पाइरिडॉक्सोल फास्फेट से। फिर कैसे चेंज हो जाएगा? फिर ये चेंज हो जाएगा ऐसे, फिर देख लेते हैं इसको, ये ऐसे हो जाएगा, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम CH3 दिखाएंगे, और फिर यहाँ पे हम दिखा देंगे OH, और यहाँ पे फिर हम दिखा देंगे CH2, और फिर यहाँ पे दिखा देंगे OH और CH2 OH, और फिर हम यहाँ पे दिखा देंगे CH2, और यहाँ देखो O, और यहाँ पे P, और फिर O, और फिर O, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O, ये ऐसे हम इसको दिखा देंगे, तब ये आ जाएगा पाइरिडॉक्सोल 5 फास्फेट। 1 2 3 4 5 पाइरिडॉक्सोल फास्फेट। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें बेटा, तो हम आज केमोथेरेपी ट्यूबरक्लोसिस का पढ़े हैं। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोजम बैक्टीरिया से होता है। फर्स्ट लाइन ड्रग इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथेम्ब्यूटाल, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड और आइसोनियाजाइड है। ये माइकोलिक एसिड, फैटिक एसिड के पार्ट एक है, उससे ये बनता है। डायरेक्ट ऑब्जर्विंग ट्रीटमेंट, शॉर्टकट मल्टी ड्रग थेरेपी इसको बोलते हैं। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, फिर रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, स्लो एस्टाइलेटर, फास्ट एस्टाइलेटर, और मोनोमाइन ऑक्सीडेज का क्या रोल है ये हमने बताया। और यहाँ पे कैटालेज पर ऑक्सीडेज की हमने बात किया। स्लो और फास्ट में फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की अगर हमने बात किया तो टी आपको कैसे घटाएगा और कैसे बढ़ाएगा। माइकोलिक एसिड की हम लोग बात कर चुके हैं। रेसिस्टेंट में कैटालेज पर ऑक्सीडेज INH जीन होता है जो डीएनए में चेंज करेगा, फिर आरएनए, फिर प्रोटीन में चेंज करेगा। फिर इसके बाद से हमने बात किया कि जो आइसोनियाजाइड है ये एंटी डिप्रेसेंट भी एक्शन करता है, मूड को थोड़ा सा स्टेबलाइज करता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, न्यूरोटॉक्सिसिटी भी करता है, हिपेटोटॉक्सिसिटी भी करता है, और हेपेटाइटिस भी करता है, विटामिन B6 के मेडिएटेड। अब विटामिन B6 यहाँ पे है, विटामिन B6 का स्ट्रक्चर ये है, ये आइसोनियाजाइड का स्ट्रक्चर है, ये दोनों मिलता है तो ये क्या है, दोनों आइसोनिकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव है, जिसके चलते हम लोग के बॉडी में ये विटामिन B6 की कमी हो जाती है। आइसोनियाजाइड पाइरिडॉक्सोल हाइड्राजोन बना लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है। अब इसके चलते क्या है, आइसोनियाजाइड अगर हम हाई डोज में देंगे तो ये तो बनेगा, न्यूरोटॉक्सिसिटी करेगा ही करेगा, और बहुत ज्यादा हाई डोज में देंगे तो सेरेब्रल एक्साइटेबिलिटी भी होगा, एटाक्सिया भी होगा, क्योंकि ये ग्लूटामिक एसिड से क्या गाबा अमीनो बैक्टीरिक एसिड में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है। इसके लिए फिर विटामिन B6 जो है, विटामिन B6 जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है ग्लूटामिक एसिड से गाबा बनने में, तो यहाँ पे कैटालाइज का काम करता है, कोई फैक्टर का काम करता है जो नहीं हो पाता है। हालांकि दोनों रिएक्शन में पाइरिडॉक्सोल 5 फास्फेट का यूज होता है, और जो पाइरिडॉक्सोल 5 फास्फेट जो होता है वो कैसे कन्वर्ट होता है, तो पाइरिडॉक्सिन होता है, पाइरिडॉक्सिन से ये पाइरिडॉक्सामीन बनता है, पाइरिडॉक्सामीन से क्या बनता है, पाइरिडॉक्सॉल बनता है। पाइरिडॉक्सॉल, सॉल मतलब वही एल्डिहाइड, अल ओन नहीं है, पाइरिडॉक्सॉल है, ये देखिए पाइरिडॉक्सॉल एल्डिहाइड ग्रुप है पाइरिडॉक्सॉल, और फिर पाइरिडॉक्सॉल से ये बन जाता है पाइरिडॉक्सोल 5 फास्फेट, पाइरिडॉक्सोल 5 फास्फेट। अब इसके चलते यार